हेलो स्टूडेंट्स, व्याकरण की क्लास में आजकल हम क्रिया पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जाना कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेदों के बारे में। हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में जाना। साथ ही हमने सकर्मक क्रिया के दो भेदों के विषय में भी जाना, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आज की क्लास में हम रचना के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में जानेंगे। रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। पहला है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तब वह सामान्य क्रिया होती है। इसे उदाहरणों से समझिए। मैंने आम खाए, चोर डर कर भागा, माँ ने भिखारी को भोजन दिया, प्रधानमंत्री जी विदेश गए। इन वाक्यों की क्रियाएं खाए, भागा, दिया और गए सामान्य क्रिया का उदाहरण हैं, क्योंकि ये सब एक शब्द वाली हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, शेखर लिख रहा है। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। लिख मुख्य क्रिया है और रहा है रंजक क्रिया है। संयुक्त क्रिया की पहली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं और दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। बच्चों, रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देती है। इसे एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। रेलगाड़ी लगातार चलती चली गई। इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं, चलती और चली गई। चलती मुख्य क्रिया है और चली गई रंजक क्रिया है, जिसका अर्थ होता है जाना, और वह लगातार चलने की ओर संकेत कर रही है। तो इस प्रकार इन दोनों वाक्यों में हमने देखा मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया, और इस प्रकार ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे जवान आदमी का बच्चों की तरह तुतलाना अच्छी बात नहीं है। बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की ज़मीन हथियाना गलत है। इन वाक्यों में तुतलाना और हथियाना नाम धातु क्रिया हैं। और अब देखते हैं कि संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रिया कैसे बनाई जाती है। बात एक संज्ञा शब्द है, नाम धातु क्रिया बतियाना। संज्ञा शब्द हाथ, नाम धातु क्रिया हथियाना। संज्ञा शब्द लात, नाम धातु क्रिया लतियाना आदि। सर्वनाम शब्दों से नाम धातु क्रिया बनाना। सर्वनाम अपना, इससे नाम धातु क्रिया बनी अपनाना। इसी प्रकार विशेषण शब्दों से भी नाम धातु क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे विशेषण शब्द है गर्म, नाम धातु क्रिया बनेगी गर्माना। मोटा, नाम धातु क्रिया मुटियाना। अनुकरणवाची शब्दों से नाम धातु क्रियाएं बनाना। शब्द थर थर, नाम धातु क्रिया थरथराना। इसी प्रकार थप थप से थपथपाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना आदि। रचना के आधार पर क्रिया का चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया शब्द से इस बात का पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, दादी जी नौकरानी से कपड़े धुलवाती हैं। इस वाक्य में कार्य दो कर्ताओं द्वारा हो रहा है। दादी जी स्वयं कपड़े न धोकर नौकरानी को कपड़े धोने के लिए प्रेरित कर रही हैं, इसलिए यह प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, अध्यापक छात्र को गणित पढ़ाता है। इस वाक्य में अध्यापक जो है वो प्रेरणा करता है और छात्र प्रेरित होकर जो पढ़ रहा है वो प्रेरित करता है। इस प्रकार यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हुआ। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक, इस क्रिया में प्रथम कर्ता स्वयं कार्य करता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण देखिए, माँ बच्चे को खाना खिलाती है।
इस वाक्य में माँ स्वयं बच्चे को खाना खिलाने का कार्य कर रही है। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब प्रथम कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, पिताजी माली से पौधों को पानी दिलवाते हैं। इस उदाहरण में पिताजी जो प्रथम कर्ता हैं वो स्वयं कार्य न करके माली जो कि द्वितीय कर्ता है उससे काम करवाते हैं। तो इस प्रकार इस वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के पहले आने वाली अन्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, शेखर दौड़कर विद्यालय गया। इस वाक्य में गया मुख्य क्रिया है और दौड़ के साथ कर लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाई गई है। मूल धातु में कर अथवा करके जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। बच्चों, क्रिया के इन भेदों के अलावा एक भेद और माना जाता है, वह है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण का अर्थ है जो पूरा नहीं है। तो ऐसी क्रियाएं जो वाक्य का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाती अपूर्ण क्रिया कहलाती हैं। उदाहरण देखिए, पिताजी हैं, गोपाल है, माँ थी। इन वाक्यों में हैं, है और थी ये क्रियाएं हैं, लेकिन ये अपूर्ण हैं क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। अपूर्ण क्रियाओं को पूरा करने के लिए पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे पिताजी डॉक्टर हैं, गोपाल चतुर है, माँ शिक्षिका थीं। तो यहाँ डॉक्टर, चतुर और शिक्षिका ये पूरक शब्द हैं जो इन क्रियाओं के साथ लगे तब जाकर इनका अर्थ स्पष्ट हुआ। तो बच्चों, इस तरह आज हमने रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को जाना। इससे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद भी पढ़ चुके हैं। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अभ्यास करते रहिए। जितना प्रश्न अभ्यास करेंगे उतना ही व्याकरण के पाठ आपको समझ में आएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में किसी नए विषय के साथ। थैंक यू।